अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का नावल। तुम कितने आराम से बैठी हो, बाहर इतनी गर्मी में वो इंतजार कर रहा होगा बेचारा, नाज ने हैरानी से इसकी तरफ देखकर कहा। वो बड़े मजे से चिंगम चबाती रही, बड़ी बड़ी आंखें शरारत से भरी हुई थी। माहा क्यों तंग करती हो इसे इतना। नाज को कभी कभी बहुत तरस आ जाता था। बदला लेती हूँ अपनी इन सारी महरूमियों का जिनको मैंने फेस किया जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, माहा ने अपनी छोटी सी नाक ऊपर चढ़ाते हुए कहा। नाज ने अफसोस से देखा इसकी तरफ। मेरा अगर इतना खूबसूरत कजन होता तो मैं तो नफरत नहीं मोहब्बत करती इससे, पागल लड़की। ओह खूबसूरत, जहर लगता है मुझे वो। माहा के माथे पे बल पड़ गए। चलो बुढ़ जा, अल्लाह की बंदी, मुझे भी जाना है। जब वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो वो आग बगोला गाड़ी में बैठा था। इसने कितना जब्त किया इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। और जब वो इसे जब्त करता था, वहां को बहुत सुकून मिलता था। इसे वो सारे लम्हे याद आते थे जब इसने बचपन से इसे बर्दाश्त किया। वो थी सबकी लाडली, सबकी मंजूर नजर, पर इसके आने से हर किसी की तवज्जो का मरकज वो बन गया था। दादू, बाबा, चाचू, फिर वो हर काम में परफेक्ट भी तो था, बहुत ज़हीन, सबका फरमाबरदार, जी जी करने वाला। और फिर तो इसकी मसालें इसे भी मिलने लगी थी, जो इसका खून करती थी। वो क्यों आया इसकी जिंदगी में। बड़े आराम से चलते हुए आकर वो कार में बैठी, और जितनी तेजी से इसने कार को दौड़ाया वो इसके अंदर जलती हुई आग को बयान करने के लिए काफी था। वो आग जो इसने लगाई थी। पुरस्कून अंदाज में इसने सीट के साथ सर टकाकर आंखें मौन ली। कार की रफ्तार और टायर की चरचराहट इसके अंदर तक सुकून उतार रही थी। इसे पता था वो ना तो कुछ बोलेगा और ना ही इसे कुछ कहेगा, बस वो अपना गुस्सा चीजों पर उतारता था। इसे पता था वो ये सब जानकर कर रही है। गर्मी इतनी थी कि जूते के तलवे पाँव झुलसा रहे थे। मामू के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था, नहीं तो कभी भी अपनी इतनी तस्दीर बर्दाश्त नहीं करता। इसकी मजबूरी ने इसे आज यहाँ ला खड़ा किया था। इसकी माँ इसकी कुल कायनात थी। इसने अपनी माँ को बहुत मुश्किल में देखा। जब से होश संभाला, अपनी माँ को शोर से लड़ते देखा। दोनों की आवाज़ों का शोर इसे सहमा देता था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब इसके बाप ने सब खत्म कर दिया, और इसकी माँ जो अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी, इसको लेकर फिर से अपनी माँ बाप के दर पर आ बैठी। अचानक इसकी जिंदगी ने रुख मोड़ लिया था। वो चुप, इसकी वो बर्दाश्त इसकी पर्सनैलिटी बन गई थी। सब ने बहुत प्यार दिया, वो सब भूल भी जाता अगर माहा की शदीद नफरत इसे हर लम्हा तकलीफ ना देती। आज भी वो सब ये सब इसको टीज करने के लिए ही कर रही थी। माहीन रजा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, सबकी लाडली थी। दादा, दादू, बाबा, मामा, चाचू, सबकी हर टाइम प्यार और लाड में रहती भी क्यों ना। एक तो इस घर का पहला बच्चा थी वो, और ऊपर से वो प्यारी ही इतनी थी कि इसे इग्नोर करना मुमकिन भी नहीं था। पर जब वो इसकी जिंदगी में आया, वो इग्नोर होने लगी थी। वो जीगम हसन था जो हर तरह से इससे आगे था। वो दादू जो इसके लाड उठाती थी, अब हर टाइम जीगम को सीने से लगाकर रोती रहती। और तो और बाबा इसको इतना प्यार करते। चाचू ने अब इसकी बजाय जीगम के साथ खेलना शुरू कर दिया था। वो 7 साल की थी जब वो 10 साल की उम्र में आया और इसका सारा प्यार छिन गया। इसे चिढ़ और नफरत होने लगी थी इससे, और वो इससे अपनी नफरत का इजहार करने में कोताही भी नहीं बरतती थी। वो इससे खिलौने छीन लिया करती थी। दादू की गोद में बैठा होता तो इसे धक्का दे देती थी। ये मेरी दादू है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती नानो। फिर इस तरह वो कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जाने देती थी जिसमें इसको ये एहसास ना करवाए कि ये इसका घर नहीं है। जीगम हसन जिंदगी के रुख बदलने पर वो जब अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में आया तो इस वक्त इसकी उम्र 10 साल थी। वो सहमा हुआ सा बच्चा था जब वो यहाँ आया, एक एक टूटा हुआ बच्चा, एक अजनबी घर जिसमें पहले कभी कभी वो मेहमान की तरह आया करता था। तब इसे वो नजर आई, बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी गुड़िया। इसे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो इससे इतनी ही नफरत करती थी, इसे तंग करती थी, इसकी तस्दील करती थी, जिसे वो चुपचाप सह जाता था। क्यों, इसे इस पर गुस्सा आने के बावजूद भी वो इसे जवाब नहीं दे पाता था। वह इन एहसासात को लफ्जों की शक्ल देकर कागजों पर उतार देता था। गम, गुस्सा, दुख, प्यार, इसके सब एहसासात की गवाह इसकी डायरीज होती थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। माहा को मूवी देखते हुए भूख लगी तो वो किचन में खाने की तलाश में आई थी जब सबा इसके सर पर आई। मामा, आपने तो जान निकाल दी थी मेरी। इसने बेसाख्ता सीने पर हाथ रख के अपने हवास बहाल किए। तुम्हारे बाबा कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहे थे, इनके लिए पानी लेने आई हूँ। क्या हुआ बाबा को। वो रजा के कमरे की तरफ दौड़ी। बाबा क्या हुआ। वो बेचैनी से इनकी तरफ बढ़ी। वो बेड पर लेटे अपने सीने को हाथ से सहला रहे थे। ओ माहा बेटा, तुम जाग रही हो क्या। ये तुम्हारी मामा ने परेशान कर दिया तुम्हें। बाबा मैं जाग रही थी, चलें आप तैयार हो, मैं चाचू को उठाती हूँ। वो तेजी से कहकर मुड़ने लगी जब रजा ने रोका। माहा कुछ भी तो नहीं हुआ बेटा, वो बस बदहजमी है, अभी मेडिसिन लूंगा ठीक हो जाऊंगा। तुम इधर आओ, बैठो मेरे पास। उन्होंने बेड पर इसे अपने साथ जगह बनाते हुए इशारा किया। क्या हुआ बाबा। वो परेशानी से इनके पास बैठ गई। डॉक्टर के पास ना जाने की बात की नाराजगी इसके चेहरे पर साफ साहर थी। तुमसे एक बात करनी थी। उन्होंने इसे अपने बाजू के हसार में लिया तो माहा ने इनके कंधे पे लाड से सर टिका दिया। मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी शादी कर दूं। उन्होंने अपने खुश्क होते होंठों पे जुबान फेरी। माहा ने एक झटके से सर उठाया। बाबा, इसने इनके चेहरे के सामने अपना चेहरा किया। वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। हाँ, और मैं चाहता हूँ जीगम से तुम्हारी शादी हो जाए।
उन्होंने थोड़ा रुकते हुए कहा, क्योंकि घर का हर शख्स बेगम से इसकी नफरत के बारे में जानता था। वो उछल के एक तरफ हुई। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? बस आफ्ता इसका लहजा तल्ख हो गया। गुस्सा इसकी आंखों से झलकने लगा था। माहा, बचपना छोड़ दो बेटा, बेगम बहुत अच्छा बच्चा है। सबा ने रजा साहब की बात की तायद की, जो भी पानी लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। मामा, आप तो चुप करें ना यार। इसका पारा चढ़ गया था इनकी बेतुकी बात सुनकर। बाबा, मैं बेगम से शादी हरगिज नहीं करूंगी। इसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैंने साफ साफ कह दिया है, अब कोई भी मुझसे इस बारे में बात ना करे। वो पांव पटकती कमरे से बाहर निकल गई। रजा ने सबा की तरफ देखा और सबा ने ऐसे कंधे झुकाए कि मैं तो पहले ही जानती थी वो नहीं मानेगी। वो सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर रहा था जब अचानक वो सामने आई। रुको, वही जहरखंद लहजा। बेगम ने इसकी तरफ बिना देखे रुक गया। तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं जो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, तुमसे शादी करूंगी? हाँ, तेजी से बोलते हुए इसने नागवारी से इसकी तरफ देखा। बेगम की रगें तन गई। क्या बकवास कर रही हो? वो इतना ही कह सका था कि माहा फिर से इसकी बात काट के बोल पड़ी। तुम्हारे पास है ही क्या? हमारे टुकड़ों पे तो पल रहे हो। मैं जहर खाकर मरना पसंद करूंगी, पर तुमसे? इसने उंगली इसकी तरफ करते हुए कहा। बेगम के माथे पे बल आ गए। एक मिनट, एक मिनट। अपनी बारोब आवाज में इसने रोका, हाथ का इशारा किया। रगें तन गई थी, रंग सुर्ख हो गया था। माहा को मजा आ गया इसकी ये हालत देख के। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? गुस्से में इसकी आवाज और भारी हो गई थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा सोचना भी गवारा नहीं करता। वो सुर्ख आंखें इस पे गाड़े खड़ा था। वो इसी टाइम पलटा और वापस सीढ़ियां चढ़ गया। मामा, मामा, वो चीख रहा था जब जरा ज़ारा कमरे से बाहर आई। क्या बात है बेटा? इन्हें तो पहले ही बेगम के गुस्से से बहुत डर लगता था। इनका एक ये बेटा ही तो कुल कायनात थी इनकी, जिसके लिए इन्होंने पूरी जिंदगी त्याग दी थी। मामा, ये माहा क्या कह रही है? किसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ? अपनी तस्दील पर गुस्से से इसकी आवाज कांप रही थी। ज़ारा एकदम से परेशान हो गई। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं हुई, ये तो तुम्हारे मामू की ख्वाहिश है बस। क्या क्या हो गया आप सबको? इसने सर पे अफसोस से हाथ रखा। अंदाज ऐसा था जैसे इन सबकी जहनी हालत पे शक हो। तुम्हारे मामू ने ही इससे बात की होगी कोई। ज़ारा ने अंदाजा लगाया। आप जानते हैं ना कि वो कितनी नफरत करती है मुझसे। फिर ये किस तरह का मजाक हुआ? इसे चिढ़ हो रही थी। बेटा, बच्ची जो है वो बचपना करती है, गुस्सा मत किया करो। ज़ारा हमेशा इसे ऐसे ही कहकर बहला देती थी और वो अपना गुस्सा पी जाता था अपनी हर तस्वीर पे। वो गुस्से से पास पड़ी कुर्सी को टांग मारकर बाहर निकल गया। हो क्या तुम? हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। माहा के अल्फाज इसके सर पे हथौड़े की तरह लग रहे थे। सिगरेट का धुआं इसके गिर्द उड़ रहा था। कब कब कहाँ कहाँ इसने इसके दिल को छलनी नहीं किया था। वह इसे नफरत नहीं करना चाहता था, लेकिन वो एक मर्द था। तस्लील को सहना आसान नहीं होता। इसका दिल अक्सर करता था वो इसका मुंह तोड़ दे, पर वो जब्त करता इन लोगों के लिए जो इससे प्यार करते थे। माहा से भी वो प्यार करते थे। वो सब इसको बच्ची कहते और इसकी सारी हरकतों को इसका बचपना कहते थे। हाँ, इसको इसके हालात ने बहुत बड़ा कर दिया था, और फिर सबने भी इसको बहुत बड़ा बनाने में कोई कसर भी ना छोड़ी थी। समंदर की हवा इसकी नफरत की आग को हवा दे रही थी, और वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। वो आज भी एक नाकाम इंटरव्यू देकर लौटा था। मामू रजा ने इसे इसकी जिद की वजह से एक माह का टाइम दिया था कि अगर इसे अच्छी जॉब मिलती है तो ठीक, वरना वो इनके साथ बिजनेस में आएगा। वो मामू की और एहसानात से बचना चाहता था। वो बाइक खड़ी करके लॉन के पास से गुजरते हुए अंदर जा रहा था। माहा अशर और असद के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अशर और असद रजा से छोटे अहमद के बेटे थे। माहा का सर चढ़ना इस सूरत में भी बनता था। वो सिर्फ एक लड़की थी घर में, बाकी सब लड़के थे। बेगम ने एक सरसरी नजर डाली लॉन के माहौल पे। वो अपने मामूल के हुलिये में थी। गर्दन तक कटे हुए छोटे बाल, छोटी सी शर्ट के साथ तंग जीन्स। दरअसल इसका ये हुलिया भी इसकी बेगम से नफरत की वजह से था। इसका स्कूल खत्म हुआ था जब इसे इस बात का इल्म हुआ था, ज़ारा की ज़बानी, कि बेगम को लड़कियों के लंबे बाल पसंद है। तब से अब तक इसने कभी कंधे से नीचे ना जाने दिया था अपने बालों को। और असद से इसे पता चला कि बेगम को पैंट शर्ट में लड़कियां जरा पसंद नहीं, तो तब से मोहतरमा इन्हीं कपड़ों में ज्यादा नजर आती थी। असद ने इसको कितनी आवाजें दी कि वो भी इन सबको ज्वाइन करे क्रिकेट में, लेकिन वो हाथ के इशारे से ही मना करता हुआ आगे बढ़ गया। जानता था वो क्रिकेट क्यों खेलती है। इसे लड़कियों का क्रिकेट खेलना बिल्कुल नापसंद था, और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी। बचपन में बहुत दफा जानबूझकर इसके मुंह पे बाउंसर मार चुकी थी। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ता अपने पोर्शन में आ गया। बेगम पहले भी बहुत कम इसका सामना करता था, क्योंकि इसके जहर खंदर नफरत से भरे अल्फाज इसे अंदर तक चल नहीं कर देते थे। और इस दिन की तस्दीर के बाद तो वो बिल्कुल ही कतरा के गुजर जाता और नीचे आता भी नहीं था। वो टेरेस पे निकल कर छुप के सिगरेट पी रहा था जब इसके कमरे का दरवाजा बजा। जल्दी से सिगरेट को नीचे फेंका, च्युइंगम मुंह में रखी और बाहर निकला। जी, ज़ारा दरवाजे पर खड़ी थी। बेगम, तुम्हारी मोमानी बुला रही थी बेटा, इनकी बात सुन लो। मोमानी किचन में थी जब वो इन्हें आवाज लगाता हुआ वहां आया। किचन में दाखिल होते ही नजर इस पर पड़ी। वही लूज लूज टी शर्ट, ट्राउजर, बॉय कट बाल। वो दाखिल हुआ तो इसकी आंखें शरारत से चमकने लगी। बेगम बेटा, अब आकर के साथ जाओ, जरा ये सामान लेकर आना। कुछ मेहमान आ रहे हैं महा को देखने, तो इसे पता नहीं चलता, ऐसे ही कुछ का कुछ उठा लाएगा। सब्बा बड़ी इज्जत में इसे लिस्ट पकड़ाते हुए बोली। मामा, इसे ये भी तो बता दे कि वो सारी फैमिली कनाडा से आ रही है। वो गाजर हाथ में घुमाते हुए गरूर से बोली। बेगम ने इसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और लिस्ट सबा के हाथ से लेकर बाहर निकल गया। महा, बाज आ जाओ तुम। सबा ने नागवारी से इसकी तरफ देखकर कहा। क्यों बाज क्यों आऊं? इसकी ऐसी शक्ल देखकर मेरी रूह को सुकून मिलता है, इसने दिल में सोचा।
बस नहीं, इसे वो अच्छा लगता था, इसकी खुशियों का कातिल। चिढ़ थी इसे जब हर कोई इसकी तरफदारी करता था। आखिर को इसने अपनी बात मनवा ही ली थी। रजा की बहुत ख्वाहिश थी कि इसकी इकलौती बेटी की शादी इसके लाडले भांजे से हो जाती, लेकिन वो भी माहीन रजा थी, हमेशा से अपनी की थी इसने। वो हाथ झाड़ती किचन से बाहर निकल गई और सबा इसकी अकल पर अफसोस करती रही। अहमद की फैमिली को माहीन बहुत पसंद आई थी। आती भी क्यों ना, वो बहुत वो प्यारी ही इतनी थी। धोतिया रंगत, लंबा कदकाठ, भरे हुए गाल, खड़ी छोटी सी नाक, उदास सरापा जो किसी के भी होश उड़ा दे। खुश असलूबी से सब तय पाया। माहा भी बहुत खुश थी। इन लोगों को बाहर वापस जाना था, इसलिए शादी जल्दी चाहते थे। सो शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दिन रात बाजार के चक्कर, जिगम, असद और अशर की तो फिर की ही घूम गई थी। इनके घर की पहली शादी थी। रजा और अहमद कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे। इसे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, पर एक अनजान सी बेचैनी थी। सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। माहा को इसके वजूद से नफरत थी। इसने अपनी सारी जिंदगी से नफरत करने के अलावा किया ही क्या था, और आज इसे इसके चले जाने से अजीब से एहसास ने घेरा हुआ था। वो खुद अपनी इस हालत को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन क्यों इसने जोर से दीवार में हाथ दे मारा। वो इतना खूबरू था, शहजादे भी मान पड़ते। इसकी गहरी आंखों के ऊपर घनी मुड़ी हुई पलकें, सफेद रंगत, सरू कद, तीखा नाक, चौड़ा सीना, मजबूत भरे भरे हाथ। इसकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां इसकी एक झलक पर कुर्बान थी। ये और बात है कि वो खुद कोई लिफ्ट नहीं कराता था। इसके गुस्से से हर कोई घबराता था। वो बला का संजीदा, बहुत कमगो और ज़हीन स्टूडेंट था, लेकिन दुनिया की शायद ये वह लड़की थी, माहीन रजा, जिसको वो एक आंख नहीं भाता था। वो लॉन में कहके लगाती और मेहंदी लगाती लड़कियों के बीच बैठी माहा को देख रहा था। पीला जोड़ा इसकी धोतिया रंगत पे जच रहा था। वो एक नाजुक सा फूल लग रही थी। अचानक माहा ने ऊपर देखा। वो एकदम से पीछे हुआ। इसे अपनी इस हरकत पे गुस्सा आ रहा था। वो क्यों इसको ऐसे देख रहा था। इसने अपना जहन झटका और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मामा मामा, वो खुशी से चहक ही तो रहा था। ऊपर आकर वो जारा को कमरों में ढूंढ रहा था। वो किचन से निकली और अपने बेटे के चेहरे पर बरसों बाद इतनी खुशी देखकर सरशार ही हो गई। मामा, मुझे दुबई से कॉल आई है, मेरी जॉब हो गई है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। वो जारा को खुशी से गोल गोल घुमा रहा था और वो खुशी से सरशार हो रही थी। अपने मामू को बताया? जारा की आवाज खुशी से कांप रही थी। जी, सबसे पहले इनको ही बताया। मामू बहुत खुश हैं, पर एक स्टार किया है उन्होंने। वो होंठ सुखेरते हुए काउच पे बैठा। जारा ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। मामू चाहते हैं मैं माहा की शादी के बाद जाऊं। इसने कुशन को मोड़कर अपने सर के नीचे रखा। हाँ, तो ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे मामू। जारा ने लाड से इसके सर पर हाथ फेरा। इसने माँ का हाथ पकड़कर चूम लिया। जारा की आंखों में आंसू आ गए। इसने जीगम को अपने सीने से लगा लिया। आज शादी का दिन था। माहा बॉलर रेडी होने जा चुकी थी। अब सबको भी मैरिज हॉल पहुंचना था। जब एक लड़की बड़ी उजलत में गाड़ी से उतरी, वे इधर उधर देखती हुई तेजी से रजा की तरफ बढ़ी और फिर इसने हकीकत का बम फोड़ा। मैं अहमद की वाइफ हूँ। आप लोगों को वो लोग धोखा दे रहे हैं। प्लीज आप लोग इनके चंगुल से बच जाएं। वो रोते हुए सारी हकीकत बयान कर रही थी और रजा लड़खड़ा गए थे, जिनको पास खड़े अहमद ने पकड़ा। रजा को हार्ट अटैक आया था। सब खत्म हो गया था। दुल्हन के जोड़े में माहा हॉस्पिटल में साकित बैठी थी। इसकी आंखों से बस आंसू रवां थे। सबा का बुरा हाल था। जारा इसे अपने बाजुओं में थामे बैठी थी। जब डॉक्टर बाहर आए, अहमद और जिगम तेजी से आगे बढ़े। अब वो खतरे से बाहर हैं, आप लोग ज्यादा बात ना करें इनसे। माहा कौन है? डॉक्टर ने सबकी तरफ नजर घुमाते हुए कहा। वो इनको अंदर बुला रहे हैं। माहा तेजी से अंदर गई। अपने बाबा को पल भर में इस हालत में देखकर इसकी हिचकी बन गई। बाबा! जैसे ही रजा ने आंखें खोली, वो फूट कर रो दी। वो मुस्कुरा दिए। अपनी शादी वाले दिन कौन रोता है पगली? माहा ने चौंक के इनकी तरफ देखा। बाबा, मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी, जिगम के साथ। उन्होंने इसका हाथ अपने कांपते हाथों में लिया। इसे करंट ही तो लगा था। इसने एकदम अपना हाथ पीछे खींच लिया। माहीन रजा वल्द रजा अशहद, आपको जीगम हसन वल्द हसन अहमद से निकाह कबूल है? ये अल्फाज अब तीसरी दफा इसके कानों में पड़े थे। वो साकित हॉस्पिटल के बेंचनुमा बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी, एक मजबूर बाप की मोहब्बत के आगे जेर दुल्हन, जिसकी जिंदगी पल भर में क्या से क्या होने जा रही थी। वो जिसने कभी भूल के भी ये सोचना गवारा नहीं किया था, आज वो जीगम हसन की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने जा रही थी। महा बेटा, रजा की कांपती हुई आवाज से एकदम वो चौंकी, इनकी तरफ देखा और इनकी आंखों की बेबसी बहुत कुछ कह रही थी। एक ऐसा बाप जिसकी सिर्फ एक औलाद, वो भी बेटी, जिसकी शादी के दिन इसकी बारात ना आई हो, जिसको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो। कबूल है। इसके गले से घुटी सी आवाज निकली। बम ही तो था जो जारा ने इसके सर पर फोड़ा था। वो हैरान ही तो था। वो कैसे मान गई है ये बात? निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त तक बस एक ही बात इसे परेशान कर रही थी। तो माहीन रजा, कुदरत को तुम्हारी हार ही मंजूर थी। निकाह की दुआ के बाद इसने अपने मुंह पे हाथ फेरा। वाइट कमीज शलवार में बिखरे से बाल लिए वो फतह के घोड़े पर सवार वो शहजादा था जो बिना चाहे हर बाजी जीत गया था। रजा वापस घर आ गए थे। माहा इनके सीने से लगी मुसलसल रोए जा रही थी। सब लोग मौजूद थे। रजा अशहद 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे। जिगम भी इनके साथ आज ही घर आया था। जिगम ने कनखियों से इसकी तरफ देखा। रो रो के आंखें सुजा रखी थी। पिंक होंठ इतने खुश्क थे। वो बेसाख्ता इस जालिम हसीना को देखने में इतना गुम था कि एहसास ही नहीं हुआ कि असद इसको नोट कर रहा था। असद ने जोर से इसके कंधे पे अपना कंधा मारा। इसने चौंक के इसकी तरफ देखा। असद ने आंख मारी बगैरत। जिगम ने दांत पीसते हुए से कहा, जिगम बेटा इधर आओ। रजा ने जिगम को अपने पास बुलाया।
वो इनकी बगल में बैठी थी। वो दूसरी तरफ से होता हुआ रजा के पास बैठ गया। रजा ने बेगम का हाथ अपने हाथ में लिया, मुस्कुरा के देखा। इसने इनकी मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कुराहट से दिया। उन्होंने इसका हाथ अचानक पकड़कर महा के हाथ में दे दिया। दोनों को जैसे करंट ही तो लगा था। उन्होंने जीगम की हथेली पे महा का हाथ रख के जीगम की हथेली को बंद कर दिया। महा का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया। इसने फौरन अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर यह क्या, जीगम ने गिरफ्त मजबूत कर ली थी। रजा इनको नसीहत करने में मसरूफ था और सारे इनकी तरफ मुतवज्जा थे। इसने नागवारी से जीगम की तरफ देखा। वो पहले से ही इसकी हाथ छुड़ाने की कोशिश को नाकाम करते हुए इसी की तरफ देख रहा था। गहरी आंखों में क्या था, बदला? इसका दिल धक सा रह गया। क्या वो अपनी हर तस्दील का बदला लेगा मुझसे? उफ खुदाया, ये क्या हो गया? क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? माहीन रजा, अब ये हाथ किस्मत ने मेरे हाथ में दिया है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। इसके नरम गदाज से हाथ इसके मजबूत हाथ में गुमसा ही तो हो गया था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत होती जा रही थी कि तकलीफ से महा की आंखों में पानी आ गया। वो एकदम से रोने लगी। जीगम के हाथ की गिरफ्त एकदम खत्म हुई। सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो हिचकी के साथ रोती हुई रजा के सीने से लग गई। एकदम से खामोशी छा गई। सब जानते थे वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन सब ये मानते थे कि वो बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं करती थी। बाबा, मैं इसके साथ हरगिज दुबई नहीं जाऊंगी। वो तो इस दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और बाबा चाहते थे कि वो जीगम के साथ दुबई चली जाए। इसका सर फट रहा था। जीगम की सीट फाइनल हो गई थी। इसके 2 दिन बाद से ज्वाइनिंग थी और इससे इस बात की खबर अब हो रही थी कि इसकी भी सीट हो चुकी है और वो साथ जा रही है इसके। वो जिसे अपने घर में वो बर्दाश्त नहीं करती थी, अब इसके साथ इसके सिवा और कोई नहीं होगा। महा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा को कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। वो पैर पटकती रजा के कमरे से निकली थी जब सबा इसके पीछे आकर इसके कमरे में से सर्जिश करने लगी। इसने बेचारगी से अपनी माँ की तरफ देखा। उन्होंने फौरन इसे गले से लगा लिया। इनकी आवाज भर आ गई थी। महा, जीगम बहुत अच्छा नेक बच्चा है। सबा की आवाज जहर की तरह इसके कानों में पड़ रही थी। यही तो वो अल्फाज थे जिनसे इसे चिढ़ती। जीगम वो, जीगम ये। इसने नागवारी से खुद को सबा से अलग किया। एयरपोर्ट पे वो बच्चों की तरह रो रही थी। सभी तो आए थे। वो इसके बराबर खड़ा यूं मुस्कुरा रहा था जैसे कोई जंग फतह की हो। माहीन रजा, अब रोने की बारी तुम्हारी है। ऐसे वो सारे लम्हे रात भर याद आए। इसकी अक्कड़, गरूर, और अब ये, जिस दिन से इनका निकाह हुआ था तब से वो इसके सामने नहीं आई थी। और आज इसके बगल में वो लड़की बैठी थी जिसने इसे इतनी तकलीफें दी, इसकी पल पल तस्दीर की। आज माहीन बेगम बन के इसके साथ बैठी थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी, पर एक के चेहरे पर नागवारी और बेजारपन था, जबकि दूसरे के चेहरे पर बरसों बाद सुकून था। वो अपार्टमेंट की कीज लेकर लौटा तो वो लॉबी में इसका वेट कर रही थी। चलो, वो इनकी देखने में मसरूफ थी जब जीगम ने पास आकर ये मुख्तसर सा जुमला अदा किया। फर्स्ट फ्लोर के तीसरे अपार्टमेंट के दरवाजे के आगे वो रुका था और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो इसके पीछे थी। छोटा सा लाउंज जिसमें ओपन किचन था, वहां पे दो सिंगल काउच के सामने एक छोटा सा टेबल था। बिल्कुल सामने एक बेडरूम का दरवाजा था। वो बेडरूम में दाखिल हुई। जीगम शायद वॉशरूम में घुस गया था। बेडरूम में एक सिंगल बेड से थोड़ा सा बड़ा बेड था। सामने वॉल पे आईना नस्ब करके ड्रेसिंग टेबल की शक्ल दी हुई थी। एक सिंगल काउच का एक पीस इधर बेडरूम में भी था। वो घूम घूम के कमरे का जायजा ले रही थी कि अचानक इसका दिमाग ठटका। वो रुकी, एक दफा फिर से गौर से सारे घर का जायजा लिया। सिर्फ एक बेड, कोई फुल सोफा तक नहीं। सीरियसली? इसकी आंखें खुल गईं। सोना कैसे है? वो वॉशरूम से बाहर निकलकर शर्ट के बाजू नीचे कर रहा था जब महा ने चीख के इससे सवाल किया। इसकी बात पर हैरान होकर इसने पूरे कमरे का जायजा लिया और इसे इसका चीखना समझ में आ गया। ये यहीं पे, इसने गंदेज खाते हुए बेड की तरफ इशारा किया। और तुम? महा ने भमेज खाते हुए पूछा। निकाह के दिन के बाद से लेकर अब तक में ये इनकी आपस में पहली गुफ्तगू थी। इससे पहले तो हूँ हाँ से काम चला रहे थे। मैं भी यहीं। वो टॉवल से हाथ साफ करते हुए सीधा हुआ। दिमाग फटने की हद तक आ गया था। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहीं और लेटो, इसने हाथ लहराते हुए अपने मखसूस तल्ख लहजे में कहा। वही लहजा जो जीगम को हथौड़े की तरह लगता था। क्यों? जीगम की आवाज में भी सख्ती आ गई थी। यहाँ मैं सोने लगी हूँ, तुम कहीं और चलो। इंतहाई बदतमीजी वाला लहजा था। जीगम की दिमाग की तने जीगम की दिमाग की रगें तन गई, लेकिन आज वो किस लिए जुबान को कंट्रोल में रखे, क्यों होंठों को भींचे। एक्सक्यूज मी। जीगम ने इसी के अंदाज में इसके मुंह के आगे गश्त की उंगली उठाई। ना तो अब ये तुम्हारा घर है और ना मैं अब तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा हूँ, समझी तुम? और इसलिए मैं तो यहीं बेड पे लेटूंगा। तुम अपना इंतजाम कर लो। वो मुड़ा और बेड पर जाकर लेट गया। वो घबरा ही तो गई थी। इसका ऐसा अंदाज तो कभी नहीं देखा था इसने। वो इर्द गिर्द का एक दफा फिर से जायजा लेने लगी। सिंगल काउच, वो भी ऊंची आर्म्स वाले थे जिन पे सोना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे साथ सोने से ज्यादा बेहतर है मैं जमीन पर सो जाऊं। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाती हुई बात में घुस गई। बाहर निकली तो वही नागवार लिबास लेतन किया हुआ था, लूज टी शर्ट और ट्राउजर। जीगम ने नागवारी से इसकी तरफ देखा। तुम क्या समझते हो जीगम हसन, तुमने मुझे जेर कर लिया? माहीन को? कभी नहीं। मैं तुम्हें तंग ही इतना करूंगी तुम मुझे खुद छोड़ोगे और सबके सामने बुरे भी तुम ही बनोगे। वो दिल में अपनी हार को कभी तस्लीम नहीं कर रही थी। दांत पीसते हुए वो बहुत ढूंढने पर मिलने वाली एक पुरानी चादर जमीन पर बिछा रही थी। रेगिस्तान ही है यहाँ तो, जमीन पे सांप आम घूमते हैं। छत की तरफ घूरते हुए जीगम ने ऊंची आवाज में कहा।
वो अभी लेटी ही थी, मन मारकर जब जीगम की आवाज सुनाई दी। इसका दिल एकदम से हलक में आ गया। उछलकर इसने अपने इर्द गिर्द नजर ऐसे दौड़ाई जैसे वाकई कोई सांप ढूंढ रही हो। वो चादर लपेटकर काउच पे सुकड़ के ऐसे लेटी कि जीगम ने बड़ी मुश्किल से होंठ दबाकर हंसी रोकी। फिर वो इग्नोर करके आंखों पे हाथ रख के लेट गया। उफ! एकदम से इसकी गर्दन में ठेस उठी। आंख खुली तो वो काउच पे बैठी सो रही थी और कमर से गर्दन से टेसें उठ रही थी। कैसे लेटूं? वो बेड के सामने खड़ी सोच रही थी। बेगम बेसुध सो रहा था। इसके पाँव की तरफ लेटूं? नहीं नहीं, इससे जहन को झटका। वो इसके साथ लेटी। छोटा सा बेड था। इसने बेगम के मुंह के आगे तकिया लगा दिया। इसकी आंख खुली तो मुंह पर तकिया पड़ा था। इसने हाथ से पकड़कर तकिया एक तरफ कर दिया। चेहरे पर बिखरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें और गुलाबी होंठ। जिंदगी में पहली बार वो इसके इतनी करीब थी और बुरी तरह इसका सबर आजमा रही थी। इसे अपनी धड़कन की बेतरतीबी का सबब समझ नहीं आ रहा था। अपने चेहरे पे किसी की आंखों की तपश महसूस करके इसकी आंख खुली। एकदम से वो उठने ही लगी थी जब जेगम ने इसकी कलाई पकड़ी। रुको, लेटी रहो, मैं जा रहा हूँ। वो तेजी से उठ के बात की तरफ बढ़ गया। हाँ, मैं जा रहा हूँ। इसने मुंह टेढ़ा करके इसके अल्फाज दोहराए और अच्छी तरह कंबल में घुस के सो गई। सारी रात चादर में सर्दी की वजह से कमर कमर अकड़ गई थी। एसी शायद फुल स्पीड पे था। कंबल में से खुशगवार महक आ रही थी। सेंट कौन सा लगाता है ये? बेइरादा इसके जहन ने सोचा और पता नहीं कब नींद की वादी में खो गई। जब इसकी आंख खुली तो 2 बज रहे थे। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रात तो वो खाना खाकर आए थे बाहर से। ब्रेड, अंडे, जैम सब पड़ा था। इसने जल्दी से नाश्ता किया। बाहर का जायजा लेकर आती हूँ और घर कॉल करती हूँ। इसने दिमाग में आने वाले ख्याल पे अमल करने का सोचा। पाकिस्तान का नंबर तो यहाँ चलता नहीं था। इसने करीबी बोत से कॉल करने के बारे में सोचा। सारे ख्वाब भग के उड़ गए। दरवाजा बाहर से लॉक था। इसका दूधिया रंग सुर्ख हो गया। क्या बदतमीजी है ये! अब वो मुझे यूं कैद करके रखेगा। दिल अजीब तरह से डर गया। इसका दिल क्या जीगम जीगम इसका दिल किया जीगम यहाँ हो और वो इसका खून कर दे। इसने जोर से दरवाजे पे ठोकर मारी। शाम के 8 बजे के करीब लॉक खुलने की आवाज आई। वो भपरी शेरनी की तरह इसके सामने आई और चिंगाड़ने लगी। तो अब तुम मुझे कैद करोगे? क्यों लॉक लगा कर गए थे बाहर से? मैं कोई गुलाम हूँ तुम्हारी जिसे तुम यूं जानवरों की तरह बंद कर गए? गुस्से से इसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, किया था बंद। इसका दिमाग घुमा देती थी वो बोल के। इसने पिज्जा किचन शेल्फ पर रखते हुए कहा, तुम फर्स्ट टाइम आई हो यहाँ, मुझे पता था तुम बाहर निकलोगी। और तुम्हारा क्या? परेशान तो मैं होता ना। वो उंगली इसकी आंखों के दरमियान में लाते हुए बोला, मैं भी जाऊंगी बाहर, दो मुझे कीज। इसका पारा भी आसमान पर चढ़ा था। इसके हाथ से कीज छीनने लगी। जीगम ने एक झटके से इसका हाथ दूर किया। ओ, आराम से बैठो वहां, मैं फ्रेश हो लूं, लेकर जाता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद जाऊंगी, दो मुझे चाबी। वो किसी हसीना के रूप में चुड़ैल लग गई थी। वो एक झटके से आगे बढ़ा और कमरे की तरफ बढ़ाई था कि इसने झटके से इसे अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। इसका नाखून जीगम के बाजू को चीरता हुआ गया। इसने एक झटके से इसके चेहरे को अपनी हथेली में लिया। वो जीगम नहीं था जो मुंह पे बाउंसर खाकर भी चुप रहता। मसला क्या तुम्हारा? वो धाड़ा ही तो था। वो दोनों हाथों से अपना मुंह इसके हाथ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पहले तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता था, अब मैं ऐसे ही करूंगा। एक झटके से वो इसे छोड़ के आगे निकल गया। उफ, दिल ही तो दहल गया था इसका। इसका गुस्सा, धारणा, इसका असरात चीजों की बजाय इस पर हुआ था। दिल अभी भी खौफ से कांप रहा था। तो महीन रजा, तुम इस जंगली से उम्मीद भी क्या रखती हो? उफ, इसके चेहरे पे निशान पड़ गए थे इसके हाथों के। वहशी दरिंदा। आंखों में पानी आ गया। मामा बाबा दूसरे दिन ही याद आने लगे थे। सुबह आंख खुली तो वो फिर बेड पे ही सो रही थी। इसे नहीं खबर वो कब आकर साथ लेटी थी। वो तो गुस्से में आकर लेट गया था। थका हुआ था सारे दिन का। लेटते ही नींद आ गई। अब उठ के जल्दी से तैयार होकर निकल गया। मुझे बाबा से बात करनी है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने मुझे कैद कर रखा है यहाँ। इसने झंझोड़ कर उठाया। इसको जीगम गहरी नींद में था जब इसने ऐसा किया। क्या मसला तुम्हें? वो चिढ़ के उठा था। मुझे पाकिस्तान जाना है, वो चीख रही थी। आवाज आहिस्ता करो अपनी। जीगम को गुस्सा आ रहा था। आज छुट्टी का दिन था। वो दोपहर को गहरी नींद में था जब माहा ने इस पर हमला कर दिया। रुको 1 मिनट। जीगम ने माहा के घर बात करवाई। इसने रजा के आगे ऐसे रोना डाला, इससे लगता था कि उसके बाबा तड़प जाएंगे और इसे वापस पाकिस्तान बुलवा लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब था। वो इसे जीगम की इज्जत करने, इसका ख्याल करने की तलकीन कर रहे थे। इसका दिल बैठ गया। सबको सबको वो झूठी लग रही थी। इसने नफरत से फोन बंद करके एक तरफ मारा। आंख खुली तो एकदम एहसास हुआ अजीब सा। वो करीब ही तो लेटी हुई थी। जिस तकिए को इसने रात को दीवार बनाया था, इसी को बाजू में दबोच के सोई हुई थी। बाल गर्दन से नीचे शानों तक हल्के हल्के आए हुए थे। इसने तो आज वार किया था। इसके बाल मामूल से लंबे हो गए थे। बेसाख्ता वो इसके बालों को अपनी उंगलियों से ऐसे छेड़ रहा था जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज हो जो छूने से खराब हो जाती हो। कुछ महसूस हुआ। महा ने आंख खोली। जेगम इसके इतना करीब भग से सारी नींद उड़ गई। वो इसके बालों को छेड़ रहा था। वो एकदम इसके उठ जाने पर हड़बड़ा ही गया था। फौरन उठ के वॉशरूम में घुस गया। वो टॉवल से सर खुश करते हुए बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर दिमाग घूम गया। वो आईने के सामने बड़ा जवान कैंची से अपने बाल इतनी बेदर्दी से काट रही थी। चेहरे पर सुकून और फतह थी। और वो सिर्फ सोच के ही रह गया कि वो आगे बढ़े और एक तमाचा रसीद कर दे इस लड़की के। लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को दबाकर वो वार्डरोब में घुस गया।
वो रात को आते हुए ज़रूरत की सारी चीज़ें लाया था, लॉक खोल के अंदर गया तो वो टीवी देख रही थी। अब ऐसे ही तो चल रहा था काफ़ी दिन से, वो आता तो वो टीवी देख रही होती। इसने कितनी दफ़ा इसे अपने साथ बाहर ले जाने का कहा, पर वो तल्ख़ लहजे में इतना ही कहती, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं ऐसे ही घुट-घुट के मर जाऊँ। और वो कंधे उचका देता, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर मैं तुम्हें अभी अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। इसने ज़ीगम की तरफ देखना तक गवारा न किया। सामान किचन में सेट करके वो कमरे में आया। इसने इसके आने पे टीवी की आवाज़ ऊँची कर दी थी। इसे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि वो शॉपिंग पे सर खपाकर भी तंग आ चुका था। इसने तकिया सर पर रख के कान बंद किए और पता ही न चला कब सो गया। खटपट की आवाज़ से इसकी आँख खुली। आवाज़ बाहर दरवाजे से आ रही थी। बेड की साइड खाली थी। वो कमरे से बाहर निकला तो मोहतरमा मेन लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। अगर इसकी आंख ना खुलती तो इसके दिमाग की नसें शल हो गईं, ये सोच के इसने एक झटके से महा का रुख अपनी तरफ घुमाया। ये क्या कर रही है? तुम्हें इतना रोब था आवाज़ में। एक लम्हे के लिए जब वो काम गई थी। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इसने भी चीख के इसकी बात का जवाब दिया। वो इसे बाजू से घसीटता हुआ कमरे में लेकर जा रहा था। छोड़ो मुझे जंगली कहीं के, इसने ज़ीगम को धक्का दिया। तुम्हें एक्चुअली इज्जत रास ही नहीं। वो छूट-छूट के भाग रही थी और वो इसे बाजू से पकड़कर खींच रहा था। छोड़ो मुझे, जानवर हो तुम, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जानवर हो तुम। इसने ज़ीगम को जोर से धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर बेड से टकराया। पता नहीं इस लम्हे क्यों इसे अपने बाप का ज़ारा को दिया हुआ धक्का याद आया। इसका खून खोल गया। जानवर हूँ मैं? हाँ जानवर? ज़ीगम गुस्से से फट पड़ा। बर्दाश्त की भी हद होती है। इसकी बर्दाश्त की हद को भी महा आज पार करा चुकी थी। ज़ीगम ने इसके दोनों बाजू पीछे की तरफ मोड़ के ऐसा जोर का झटका दिया कि वो पूरी की पूरी जोर से इससे टकरा गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जानवर क्या होता है। वो इसके कान की लो के पास गिराया। वो इसके इतने करीब थी कि इसके दिल के धड़कने की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। ज़िगम का बहक जाना यकीनी था, ऊपर से इसका गुस्सा ऐसा कि इसकी सोच को मफलूज कर दे। महा की अपने आप को छुड़वाने की हर कोशिश नाकाम गई थी। वो जोर जोर से अपने मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। क्या इतना ही कमजोर लम्हा था कि ज़िगम हसन बहक गया। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। महा की तकलीफ भरी रोने की आवाज़ वो वॉशरूम में सुन सकता था। इसने जोर से अपना हाथ दीवार में घोंसे की शक्ल में मारा, लेकिन अब वो लम्हा पलट नहीं सकता था। वो इस पे पागलों की तरह झपट पड़ी थी जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकला। वहशी दरिंदे हो तुम, ये है तुम्हारा असल रूप। वो इसके सीने पर जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी। घिन आती है मुझे तुमसे, तुम गुनहगार हो। इसका बस नहीं चल रहा था कि थोड़ी देर पहले जब वो इसके आगे बेबस थी, इस हार का बदला कैसे ले। ज़ीगम कुछ देर खड़ा इसका पागलपन बर्दाश्त करता रहा। फिर एक झटके से इसने इसके चेहरे को अपनी हथेली में दबोच लिया। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, वो रहा ही तो रहा था। मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर नहीं लाया था। तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो और मैं कोई गुनाह नहीं किया। तुम मेरे निकाह में हो, ये हक था मेरा, समझी तुम। इसने इसका चेहरा छोड़ के इसके बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा। और ये हक मैं जब चाहूँ तब तब लूंगा। इसके कान में वो धमाके ही तो कर रहा था। अब हटो मेरे आगे से। वो इतनी जोर से दहाड़ा था कि महा कांप गई थी। वो तेजी से बाहर निकल गया। क्या करूं, किससे मदद मांगू? अचानक दिल खराब होने लगा था इसका। वो भाग के फ्लश की तरफ गई। पाँव अचानक फिसला था। वो नीचे गिरी थी। शायद पाँव पे मोच आई थी। 2 मिनट से शायद पाँव पे मोच आई थी। वॉमिट से इसकी शर्ट खराब हो गई थी। इसने उठने की कोशिश की पर पाँव में बहुत तकलीफ थी। इसने जबरदस्ती खुद को उठाने की कोशिश की पर नाकाम रही। वॉमिट फिर से आ रही थी। इसके कपड़े हाथ खराब हो गए थे। अचानक सब घूमने लगा था। आंखों के आगे अंधेरा आया और फिर इसे होश नहीं रहा। वो वॉशरूम के फर्श पर ढेर पर इसकी आंख जब खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। कल की ऑफिस से लीव ले चुका था और आज वीकेंड था। हवास थोड़े बाहर हुए तो अचानक महा का ख्याल आया, क्या वो अभी भी वॉशरूम में है? पागल लड़की। वो सर झटक के उठा था। वो कितनी देर से दरवाजा बजा रहा था, कोई जवाब नहीं। इसकी जान पे बन गई। इसने अपने कंधे को जोर जोर से दरवाजे पे मारना शुरू किया। फिर टांगे मारी। दरवाजे का लॉक टूटा। अंदर वो बेहिस हरकत पड़ी हुई थी। इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा। फौरन इसको उठाया। वो बेहिस हरकत इसकी बाहों में ढलक गई थी। दर्द था। इसकी आंख खुली। वो बेड पे लेटी थी। दाएं हाथ पे ड्रिप लगी थी। बेगम सामने सोफे पे सर नीचे झुकाए बैठा था। एक आदमी खड़ा इसकी ड्रिप चेक कर रहा था। हुलिये से डॉक्टर लग रहा था। सारा मंजर इसके जहन में घूम गया। क्या कुछ हुआ था हबसज़दा वॉशरूम में? अचानक इसका दिमाग ठनका। इसकी शर्ट चेंज थी, हाथ साफ थे। तो क्या ज़ीगम ने ये सब किया? महा की आंख खुली। देखकर वो तेजी से काउच से उठकर इसके सामने बढ़ा। अब कैसी तबीयत है? वो नरम लहजे में पूछ रहा था। महा ने जवाब दिए बिना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। महा को बुरी तरह ब्रेकडाउन हुआ था। वैसे बहुत मजबूत बनने वाली महा नाजुक ही थी। ज़ीगम को रह रहकर खुद पे गुस्सा आ रहा था। आप इनको कुछ नरम ग़िज़ा खिलाएं। डॉक्टर ने बाहर निकलते हुए ज़ीगम को चंद ताकीदें की। देखें, अभी आपकी वाइफ को उठ के बैठने पे भी चक्कर आएंगे। इनको वॉमिट की वजह से वीकनेस हुई है और अभी हाई डोज दी है। इनका ख्याल रखें। वो कमरे में वापस आया तो इसके हाथ में सूप का बाउल था। घुटनों में मुंह देकर वो ऐसे बैठी थी कि दिल नहीं था मुंह ऊपर उठाए। माहीन रजा सब कुछ तो हार गई इसके सामने। अपना गरूर, अपनी अकड़, पल भर में इसकी ताकत के आगे वो ढेर हो गई थी। कितना मजबूत था वो। इसके नाजुक बाजू इसे धकेल भी ना सके। आंसू हार के थे। ये तकलीफ के वो समझ नहीं पा रही थी। इसे लग रहा था जैसे गरूर अकड़ के साथ साथ इसकी हड्डियां भी टूट गई हूँ।
वो आईने के सामने खड़ी थी। उफ, कैसे कलाई, बाजू, गर्दन पे निशान पड़ गए थे। वो फूट फूट कर रो दी। इसे जीगम से खौफ आने लगा। पता नहीं अब तक वो कितनी सिगरेट फूंक चुका था। जब वो घर से निकला था तो 3 बज रहे थे रात के। जीकम हसन, ये था तुम्हारे अंदर का जानवर। बस ये थी बर्दाश्त तुम्हारी मर्दानगी की। वो खुद को कोस रहा था। दिमाग ऐसे शल हुआ था कि इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसे अब अफसोस हो रहा था। अब कैसे सामना करेगा वो माहा का। सही तो कह रही थी वो, कितनी घटिया हरकत की थी इसने। माहा को तो वो सुना आया था कि ये हक किसका, लेकिन खुद अच्छी तरह जानता था कि ये हक यूं तो नहीं लिया जाता। वो दिमाग भी तो ऐसे कर देती थी अपनी बातों से। पहले यही गुस्सा चीजों पर उतरता था और अब इस पे। क्या करे, गुस्सा ऐसा ही था, लेकिन बिला वजह किसी पर नहीं आता था। वो तो हरकतें ही ऐसी कर देती थी। वो बोझल कदमों से घर की तरफ वापस जाने लगा। सारी रात और फिर सारा दिन बाहर गुजार कर अब बस हो गई थी इसकी। लॉक खुलने की आवाज पे इसका दिल धक से रह गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वो भाग के कमरे में घुस गई और लॉक लगा लिया। इसे क्या हुआ, अगले ही लम्हे इसके जहन ने इसे जवाब भी दे दिया। और मेरा हक है, मैं जब चाहूं तब तब लूंगा। इसके अपने अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे। ओह, तो क्या माहीन रजा, जिसने सारी उम्र इससे खौफ नहीं खाया, मुझसे डर रही थी। अचानक इसके होंठ खुद ही मुस्कुरा दिए थे। वो तो ये सोच के आया था अब फिर वो इसे झंझोड़ेगी, इसे मारेगी, अपनी तस्दील का बदला लेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब था। इसने जीन्स की पॉकेट से कमरे की कीज निकाली और बाहर से लॉक खोल दिया। जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ, वो धक से रह गई। इसने अपने गिर्द बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, होंठ सुरख हो रहे थे, नाक भी रो रो कर सुरख कर रखा था। जिगम का दिल चाहा वो एकदम इसे सीने से लगा ले, इसके सारे जख्मों पर मरहम रख दे जो इसकी वजह से थे। वो खुद अपने इस दिल के ख्याल पे चौंक गया। महा ने एक नजर खौफ से इस पर डाली और भाग के वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो माथे पे हाथ रख के बेड पर बैठ गया। अब इसको कौन समझाए, मैं कुछ नहीं करूंगा अब इसके साथ। बस वो एक ऐसा लम्हा था जब नहीं रहा इसको खुद पे कंट्रोल। वो आधा बेड पर लेटा था, लेकिन इसकी टांगे नीचे लटक रही थी। पता नहीं कब इसकी आंख लगी और वो सो गया। वॉशरूम में इतनी घुटन और गर्मी थी, कल रात से इसने कुछ खाया भी नहीं था। चक्कर आ रहे थे इस गर्मी में, पर वो क्या करे। बाहर वो वहशी बैठा था जो जबरदस्ती को अपना हक समझता था। जाहिल जानवर। इसके आंसू निकल रहे थे और सब कैसे इसे फरिश्ता मानते थे। जीगम ये, जीगम वो। क्या करूं, माहा माहा, नरम लहजे में पुकारता हुआ वो बेड के करीब सोफे पर बैठ गया। माहा ने नागवारी से आंखें खोली। अब ये क्या ड्रामे कर रहा है, ये इसकी नफरत का क्या अंदाज है। उसका दिल नहीं कर रहा था वो इसकी तरफ देखे भी। माहा उठ के बैठो। इसने सूप साइड टेबल पर रख दिया और इसकी कमर के पीछे तकिए लगाने लगा। माँ का दिल तो कह रहा था कि इसकी बात तक ना सुने, पर इसके गुस्से से अब खौफ आने लगा था और भूख भी लगी थी। वो इसके सहारे से उठ बैठी। मैं खुद खा लूंगी, निकाहत भरी आवाज थी। इसने बाउल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके हाथ कांप रहे थे। मैं खिलाता हूँ। इसने माह के हाथ नीचे किए। मैं खा लूंगी। माह के चेहरे पे नाकवारी थी। मैं खिला रहा हूँ ना, जिगम ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। वो बच्चों की तरह सहम गई, ऊपर से भूख इतनी लगी हुई थी इसे। वो चुपचाप से सूप पीने लगी। जिगम की अजीब सी नजरें से परेशान कर रही थी। ऊपर से शर्ट चेंज होने वाली बात से इसे घबराहट हो रही थी। वो बार बार कभी शर्ट दुरुस्त कर रही थी तो कभी बाजू। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जिगम को नजर उठा के देखे। क्या मुसीबत है, सूप खत्म होने पे नहीं आ रहा था। वो 2 दफा जिगम को हाथ के इशारे से मना कर चुकी थी, लेकिन वो बाजिद था कि पूरा खत्म करो। एकदम दिल खराब होना शुरू हुआ था। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन सर घूम रहा था। जिगम फौरन उठ के इसके करीब आया। वॉमिट बड़ी मुश्किल से माह से सिर्फ इतना ही कहा गया था। बड़ी उजलत में जिगम ने इसे कमर से सहारा देकर बिठाया। सारी वॉमिट जिगम के हाथ को और पैंट को गंदा कर गई थी। उफ, वो एकदम से शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, जिगम ने नरमी से कहा और दूसरे हाथ से इसकी कमर को सहलाया। वो अपने हाथ धोकर आया। माह का मुंह साफ कर रहा था। इसकी पैंट अभी भी गंदी थी। वह हैरानी से इसका चेहरा देख रही थी। कोई नागवारियत नहीं थी, कोई घिन नहीं थी इसके चेहरे पे। अब वो वॉशरूम में चला गया था। मैं इसकी जगह होती तो इसे मरने के लिए छोड़ देती। वो कितना ख्याल कर रहा था, लेकिन क्यों, वो उलझ गई थी। वो आज 3 दिन बाद ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, साथ साथ इसे हदायत कर रहा था। बेड से ज्यादा मत उठना, नाश्ता बना हुआ है, रेस्ट करना ज्यादा। वो खामोश थी। इसका ये नया ही रूप था जिससे वो अनजान थी। क्या इसे इससे नफरत नहीं थी, या ये सब सिर्फ वो डर कर रहा था, या फिर तरस खा रहा था। क्या था सब। वो इस दिन से उलझन का शिकार थी। आज तबीयत काफी बेहतर थी इसकी, हल्का हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन वो रेस्ट करती रही। हमें पाकिस्तान जाना है। जिगम ने अचानक ऑफिस से जल्दी आकर इसे पैकिंग करने का कहा। वो परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही छुट्टियां मिली हैं मुझे। वो उससे नजरें चुराकर बात कर रहा था। कैसे कह देता है इससे कि इसके जान से प्यारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अभी कुछ दिन पहले तो बेहतर हुई थी। डॉक्टर ने इसे स्ट्रेस देने से मना किया था। वो तो खुद अपने आंसू बड़ी मुश्किल से छुपा रहा था इससे। महा को वो उलझा सा लगा था, लेकिन वो इससे इससे अभी इतनी बेतकल्लुफ नहीं हुई थी कि इससे इसकी परेशानी का सबब पूछती। वो जल्दी से अपनी पैकिंग करने में मसरूफ होगी, क्योंकि इन्हें फौरी निकलना था। धमाका ही तो था इसके लिए। इसके प्यारे बाबा नहीं रहते। वो लिपट लिपट के रो रही थी। इसके बाबा इसकी जान थे। जनाजा उठाने के लिए आदमी आए, इसको किसी ने पकड़ कर खड़ा किया था। अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो लोगों के बीच खड़ी धड़ाम से गिरी थी। एकदम शोर उठा, माँ को संभालो, वो गिर गई है। डॉक्टर जिगम तेजी से आगे बढ़ा था। बाकी सब घर की परेशानी में थे, वो अकेला हॉस्पिटल में माह के साथ था।
आपकी वाइफ है? डॉक्टर ने सवालिया नजरों से पूछा। जी डॉक्टर, शी इज माई वाइफ। कैसी है वो? परेशानी इसके चेहरे पे वाजिया थी। वो ठीक है पर अभी बेहोश है। पर सॉरी सर, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग, बट बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी, इनके स्ट्रेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाई। इनको भी फुल बेड रेस्ट कराएं। बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ये तो अल्लाह के काम है। डॉक्टर इसका कंधा थपथपाकर इसे तसल्ली दे रही थी। डॉक्टर प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। डॉक्टर मुड़ने लगी थी जब इसने रोका इसे। डॉक्टर प्लीज, मेरी वाइफ से इस बात का जिक्र मत करिएगा, इसे नहीं पता था अभी। मैं नहीं चाहता वो स्ट्रेस ले। ओके एज यू विश। 3 दिन बाद इसे होश आया था, वो हॉस्पिटल के बेड पे थी। इसने नजर घुमाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। जीगम दीवार से सर टकराकर बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता होश बहाल हो रहे थे इसके। बाबा, सिसकी निकली इसकी। जीगम तेजी से इसके पास आया। वो बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। ओह नहीं नहीं, जीगम ने इसे बेड पर बैठे रहने का इशारा किया। बाबा, वो फूट फूट के रो दी थी। जीगम इसके बिल्कुल सामने बेड पे बैठ गया था। आंसू इसकी आंखों से भी जारी थे। जीगम, मुझे मेरे बाबा पास जाना है। इसकी हिचकी बंदी थी। जीगम ने इसकी आंखों से आंसू साफ किए। जीगम जीगम, मेरे बाबा ला दो। वो बुरी तरह रो रही थी। बेसाख्ता जीगम ने इसे सीने से लगा लिया। वो फूट फूट के रो दी थी। वो भी इसके साथ रो ही तो रहा था। मामू इसके भी तो सब कुछ थे। जीगम ने इसे अपने सीने से लगाया हुआ था, एकदम से जैसे किसी बहुत ही अपने ने जैसे आगोश में भरा हो। ऐसा एहसास हुआ था माहा को। दिल बेकरार को जैसे तस्कीन मिली हो। वो इसे चुप कराते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके सर पर हाथ फेर रहा था। कितना सुकून था। इससे अलग होने से दिल डर रहा था। माह का वजूद जो बेतहाशा रोने पे मुसलसल हिल रहा था, अब साकिन सा हो गया था। कितनी अजीब बात थी, आज वो खुद को जीगम से अलग नहीं कर रही थी। एकदम खामोशी हो गई थी। सुनाई दे रही थी तो जीगम की बेतरतीब धड़कन। माहा ने पहल की। वो आहिस्ता से थोड़ा से पीछे हुई। जीगम को जैसे समझ आ गई थी, वो भी पीछे हुआ। मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज का पूछ के आता हूँ। वो इसे नजरें चुराता हुआ बाहर निकल गया। अपने कमरे में बंद बंद रहती या रोती रहती थी। घर के हर फर्द का यही हाल था। जारा और सायरा, असद और अशर की मामा सबा को संभालती रहती थी। आज 10 दिन गुजर चुके थे। मामा, मुझे जाना है कल। वो जारा की गोद में सर रख के लेटा हुआ था। जारा ने झुक के जीगम के माथे को चूमा तो इनके आंसू जीगम के गाल भिगो गए। मामा, वो एकदम सीधा हुआ और जारा को जोर से गले लगा लिया। माहा सारा दिन नींद की गोलियों के असर में रहती थी। जीगम ने इसे बताने से मना किया था। वो वैसे भी अभी तक इस सदमे से नहीं निकली नहीं थी। जीगम चुपचाप दुबई चला गया। शाम बहुत बोझल सी थी। दिल आज इतने दिन बाद कमरे से बाहर जाने को किया। इसकी आंख अभी खुली ही थी। उठ के बाहर आई तो वही खामोशी थी, काट खाने वाली, दर्द से भरी। आह बाबा, एक आह निकली थी। अब आंसू खुश्क हो गए थे। वो मामा के कमरे में आई तो वो नमाज से फारिग हुई थी। वो इनकी गोद में सर रखकर लेट गई। निकाहत और कमजोरी सी महसूस हो रही थी। सबा इसके बालों में हाथ फेर रही थी। जीगम चला गया है परसों, जारा ने मदम सी आवाज में कहा। एकदम से दिल डूबा था माहा का। वह इस एहसास को समझ नहीं पाई थी। क्यों? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। बेटा, इसे जाना था ना, जॉब है इसकी वहां। पता नहीं क्यों उदासी फैल सी गई थी इसके अंदर इस बात को सुन के। वो इसको साथ नहीं लेकर गया। लेकर जाता भी क्यों? अब कौन सा मुझे और इसे मजबूर करने वाले बाबा हैं यहाँ? और मैंने इसे कितना तंग रखा था वहां। इसे वो नफरत महसूस क्यों नहीं हो रही थी? कहाँ गई? जब से मामा ने बताया इसके जाने का, तब से लेकर अब तक वो बेइरादा जीगम को सोचे जा रही थी। बहुत बार जहन को झटक के कहीं और लगाने की कोशिश की, पर नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका चेहरा सामने आ रहा था। क्या मुसीबत है? वो चिढ़कर सोने की तैयारी करने लगी। बेड पर बार बार करवट बदलने के बाद आखिरी से नींद बाबा बाबा, रजा इससे पीठ मोड़े आगे की तरफ जा रहे थे। वो इनके पीछे इनको पुकारती हुई इन्हें रोकने का कह रही थी, लेकिन वो इसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। सामने से जीगम आ रहा था। बाबा ने आगे बढ़कर जीगम को गले लगा लिया। वो दूर खड़ी थी। वो भागती हुई आई। बाबा का कंधा पकड़कर इसने अपनी तरफ मोड़ा और इनके सीने से लग गई। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? प्लीज घर वापस आ जाएं। अब वो इनके सीने से लगी रोती हुई इनको कह रही थी। बाबा, कुछ तो बोलें। बोल क्यों नहीं रहे? इसने ऊपर मुंह किया। वो जीगम था। वो एकदम पीछे हुई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जीगम से नजर हटा के इसने इर्द गिर्द देखा। बाबा बहुत दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। एकदम इसकी आंख खुली। इसे पसीना आया हुआ था। गला खुश्क था। इसने साइड टेबल से पानी उठाकर पिया। इसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। बेख्याली में वो इस ख्वाब को बार बार सोच रही थी। आज बाबा को गए 15 दिन हो गए थे, जिसमें पहली दफा वो इसे ख्वाब में नजर आए। माहा क्यों परेशान हो? सबा सुबह से इसे नोट करी थी। इसने अपना ख्वाब मामा को सुना दिया। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम जीगम से मोहब्बत करो, बिल्कुल वैसी जैसी इनसे करती थी, बेलौस शदीद, और इनके गम को भुला दो। तुम्हें पता है ना जीगम इनको कितना प्यारा था। सबा ने इसका माथा चूमा। अचानक इसके दिल की धड़कन बेतरतीब सी हुई। वो परेशान थी। वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। क्या थी वो? क्यों इसको इतना याद आती थी? घर तो काट खाने को दौड़ता था। वो रही ही कितना थी? सिर्फ एक माह, जिसमें से 10 दिन तो वो लड़ती रही, 10 दिन बीमार और 10 दिन बस चुपचाप। पर इसे वो हर जगह नजर आती थी। इसका दिल शिद्दत से करता वो पास होती। बेड पे लेटा हुआ वो छत को घूर रहा था। इसका लम्स याद आ रहा था जब लास्ट टाइम हॉस्पिटल में वो इसके सीने से लगी थी। दिल अथल पथल हो रहा था।
इसे आए हुए आज महीना हो गया था। वो तो शदीद नफरत करती है मुझसे, ऐसी नफरत जिसकी आग को शायद मैं बुझा ही नहीं सकता। इसने अपने दिल को सर्जिश किया जो बेतहाशा चाहने लगा था इस जालिम को, और आज इसके दिल ने तस्लीम कर लिया था। इसे इससे शदीद मोहब्बत है। वो एहसास जो इसे अजीब लगते थे अब इनका मफहूम समझ आने लगा था इसे। सब लोगों की जिंदगी अपने मामूल पे आ ही गई थी। एक वो थी जो बेचैन थी, हर वक्त किसी ना किसी बात पे जिक्म की याद आ जाती थी। अगर वह थोड़ा सा भूलती तो कोई और जिक्र कर देता। दिल की धड़कन तेज सी हो जाती जब कोई इसे जिक्म के हवाले से छेड़ता। रात को घंटों वो अपनी खोई हुई नफरत को ढूंढती जिसको इसने सालों सींचा था अपने दिल में, वो मिलती ही नहीं थी। अलबत्ता इसको सोचते ही दिल धड़कने लगता, गाल लाल हो जाते। ऐसा क्यों लगने लगा था? वो बरसों से सीगम को चाहती ही है। शायद वाकई इसने अपनी सो कॉल्ड नफरत के पीछे इससे इश्क किया था। हर वक्त इसी का सोचना, हर लम्हा इसे हराने का, इसे गिराने का, इसकी वजह से अपना हुलिया तक बदल डाला। दरअसल वो ये सब इसकी नजरों में रहने को करती थी, नफरत के इस नकली स्टिकर के पीछे जिस समय टैटू की तरह खुदा हुआ इश्क था। तो क्या महीन रजा तुम आज दिल भी हार बैठी इसके आगे? पहले जिद, फिर गरूर, अकड़, फिर वजूद, और अब दिल। हाँ दिल, जिसके तख्त पर वो बड़ा जमान था एक बादशाह की तरह। वो हल्का सा शर्मा गई थी हर वो लम्हा याद करके जो इसके संग गुजरा था। आज तो इसके हर सितम पे भी दिल धड़क रहा था। माहीन बेगम, वो जेर लब अपना नाम पुकार कर शर्मा गई। होंठ बेसाख्ता मुस्कुरा मुस्कुरा के पागल हो रहे थे। मामा मामा छोटी कहाँ है? माहा हाथ में हेयर ऑयल पकड़े मेड के बारे में पूछ रही थी। छत पे थी, मामा किचन में मसरूफ थी, मुख्तसर सा जवाब दिया उन्होंने। वो ऊपर आई तो छोटी कपड़े प्रेस कर रही थी। छोटी ये सब छोड़ो, मेरे बालों को ऑयल लगा दो। बाजी आप और ऑयल? छोटी मुंह खोले से देख रही थी। हाँ तो कोई मसला तुम्हें? ऑयल लगाओ। वो इसके सामने कुर्सी पे बैठ गई। ये बताओ जरा, ये कैस्टर और कोकोनट ऑयल क्या वाकई बाल लंबे करते हैं जल्दी? माहा ने छोटी से पूछा। किसके लिए? जिगम भाई के लिए कर रही हैं लंबे लंबेबाजी? छोटी ने शो होते हुए छेड़ा इसे। दिल के तार बच गए थे। चुप करके काम ज्यादा करो, बातें कम। वो तेजी से इसके सर में मसाज करने लगी। माह के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। 2 माह हो गए थे इसे जीगम को देखे हुए। अब तो हर टाइम इसकी याद सताती थी। फुफ्फो फुफ्फो, वो जारा को पुकारती ऊपर आई। जी मेरी जान, उन्होंने टीवी बंद करते हुए मोहब्बत से देखा। फुफ्फो वही वो अंडे और बेसन वाला हलवा बना दें जल्दी से, बहुत दिल कर रहा है। वो बड़े लाड से इनके गिर्द बाजू डाल के बोली। अभी बनाती हूँ। फुफ्फो खुश दिली से उठी। फुफ्फो जब किचन में गई तो वो चोरी से जीगम के कमरे में आ गई। कोई तस्वीर नहीं। वो हैरान हुई देख के। वो मोहब्बत से कमरे का जायजा ले रही थी। पहले कभी वो इस कमरे में आई भी तो नहीं थी। साफ सुथरा सिंपल सा कमरा था। बुक्स रैक में बुक्स रैक में लगी हुई थी। स्टडी टेबल सलीके से सजा हुआ, टेरेस का खूबसूरत मंजर और इसकी खुशबू। वो आंखें बंद करके खुशबू को महसूस कर रही थी। फुफ्फो की आवाज पे वो तेजी से स्टडी टेबल के पास से गुजरी। स्कार्फ ड्रॉ में फंस गया। इसको निकालने के लिए जैसे ही इसने ड्रॉ खोला, सामने शायद नहीं यकीनन जीगम की डायरी पड़ी थी। वो ड्रॉ बंद करके बाहर निकल गई और फिर हलवा खाने के बाद वो जाते हुए चुपके से सारी डायरीज अपने साथ ले गई। रात को इसने सारी डायरीज पढ़ डाली और अपनी की हुई हर ज्यादती पे खुद ही रोती रही जो इसने लिखी थी। इसके दिल से सारे बादल छट तो पहले ही गए थे। अब इसकी मोहब्बत का सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा था। वो इसे बहुत पहले से अच्छी लगती थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लास्ट पेज पे इसकी मेहंदी की शाम का जिक्र था जब वो टेरेस से चोरी चोरी देख रहा था। इसके अल्फाजों को वो बार बार पढ़ रही थी। दिल गुदगुदाने लगा था। वो डायरी को सीने से लगा के सो गई। जीगम भाई आना कब है? असद भाई की शादी से काफी दिन पहले आए ना यार। वो पॉपकॉर्न लेकर राउंड से गुजर रही थी जब इसकी नजर पड़ी। अशर जीगम से लैपटॉप पे वीडियो चैट कर रहा था। दिल धड़कना भूल गया था। इसको देखने को दिल मचलने लगा था, लेकिन ऐसे कैसे इसको देखे? ऐसे तो वो खुद भी जीगम को नजर आएगी। इसने अशर को इसके मोबाइल पे टेक्स्ट किया। अपनी साइड वाला कैम ऑफ करो जरा यार। अशर ने टेक्स्ट पढ़ते ही शरारत से इसकी तरफ देखा। ऑफ कर दिया। अशर ने अपनी साइड वाला कैम ऑफ कर दिया। वो तेजी से आगे आई और जोर से धड़कते दिल के साथ स्क्रीन पे नजर डाली। उफ, ब्लैक टी शर्ट में वो भोजल आंखों के साथ बैठा था। वो कितना खूबसूरत था और इसकी मुड़ी हुई घनी पलकें वो ब्लश हो गई थी। वो एक झलक में अपनी आंखों को सैर कर रही थी। यार अशर, तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही। जिगम की आवाज ऐसे लग रहा था सालों बाद सुन रही है। इसके दिल को तस्कीन दे रही थी आवाज। जिगम भाई कोई कोई मसला हो गया है शायद। अशर ने अपनी हंसी पर मुश्किल रोकी। ओ अच्छा चल यार, फिर करेंगे बात। माहा ने रोने वाली शक्ल बना ली। इतनी जल्दी? अभी तो दिल भी नहीं भरा था। वो ऑफलाइन हो गया था। इसको देखने के बाद तो दिल और उदास हो गया था। असद की शादी को तो इतने माह पड़े थे। वो बेदिली से उठकर अपने कमरे में चली गई। अशर को लैपटॉप पे वीडियो कॉल करने का मकसद ही ये था कि शायद कहीं से माह की एक झलक नजर आ जाए, लेकिन नहीं। इसको देखे आज 6 माह हो गए थे। बात इसे कर नहीं सकता था। क्या बताओ इसकी कॉल तक रिसीव ना करे। कितनी दफा फोन नंबर डायल करने के बाद भी वो इसे मिटा देता था। वो तो बहुत खुश होगी वहां मैं जो नजर नहीं आता हूँ। हर रोज ऑफिस से घर आने के बाद वो इन ख्यालों में उलझा रहता था। असद की शादी के दिन करीब आ गए थे। आज पूरा साल हो गया था रजा को गए हुए। वो उदास सी थी। बाबा तो याद आ ही रहे थे, साथ बेगम भी बहुत याद आ रहा था। एक चक्कर भी ना लगाया इसने। काम बहुत है, काम बहुत है। फुफ्फो यही कहती रहती थी। पता नहीं कहीं इसको मुझसे नफरत तो नहीं होगी। इतना तो तंग करती रहती थी मैं इसे। मुझे भूल गया होगा। दिल में कभी कोई खदशा आता और कभी कोई।
असद की मेहंदी वाली सुबह थी, सारी रात वो ना सोई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। जीगम ने पहुंचना था आज। जब कोई सब्र कर रहा हो ना तो कुदरत इसके सब्र का और इम्तिहान लेती है। इसकी फ्लाइट लेट हो गई थी, अब इसने मेहंदी के फंक्शन के टाइम पे पहुंचना था। इसने सबज कामदार कमीज और कैपरी के ऊपर भारी काम का दुपट्टे वाला सूट जेबतन किया। बाल जो अब कमर से थोड़ा ऊपर तक आ रहे थे, इन्हें बिल्कुल सीधा करके कमर पर छोड़ दिया था। सामने से सीधी मांग थी, कानों में कुंदन के झुमके, वो होश उड़ा देने की हद तक हसीन लग रही थी। आईने में खुद को देखकर वो पहचान ही नहीं पा रही थी। अशर इसे एयरपोर्ट से रिसीव करने आया था। कार में मामूल के मुताबिक गुफ्तगू होती रही। जब वो घर पहुंचा तो सब लोग हॉल पहुंच गए थे मेहंदी के लिए। अशर इसे इसके कपड़े पकड़ा रहा था। जीगम भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। मैरून राव सिल्क का कुर्ता। इसने अशर को देखा, वो भी ऐसा ही कुर्ता पहने हुए था। यार ये कैसा कलर है, पता है ना मैं नहीं पहनता। इसने कुर्ता हवा में लहराते हुए अशर से कहा। जीगम भाई बस करें यार, आप सबने पहनना आज ऐसा, प्लीज जल्दी करें, असद भाई नाराज हो रहे हैं। वो बुरा सा मुंह बनाता हुआ वॉशरूम घुस गया। सबसे ज्यादा आपको सूट कर रहा है यार, हम तो मान पड़ गए। अशर ने सीटी बजा के इसकी पर्सनैलिटी की दाद दी जब वो तैयार होकर इसके सामने आया। हाल में दाखिल होकर वो ज़ारा के सीने से लगा हुआ था। जब वो मुड़ा तो हैरत के पहाड़ टूट गए। वो ज़ुल्मिस्तान की हसीन देवी इसके होश उड़ाने के ही साथ ही देवतन किए हुए थी। वो चंद लम्हे साकत से खड़ा रहा। इसको अपनी आंखों पे शुबा सा हुआ। ये महा थी, बाल, ड्रेस, वो तो आज इसके ख्वाब और ख्यालों की मलका लग रही थी। दिल की धड़कन ने ऐसा शोर डाला हुआ था कि बाकी सब म्यूजिक बंद हो गए। सब जिगम की इस हालत पर हंस पड़े थे। बस कर यार, असद ने अपने मखसूस अंदाज में इसे कंधा मारा, एकदम जैसे तिलिस्म टूट गया हो। सब कहका लगा रहे थे। वो ब्लश हो रही थी। जिगम ने सबके साथ हंसते हुए फिर से इसकी तरफ देखा। क्या करे, नजर थी कि कमबख्त अटक के रह गई थी। सीरियसली, हैरत का एक और पहाड़। वो ब्लश हो रही थी सबके मजाक पर। जिगम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। और फिर एकदम से वो मंदिर से गायब हो गई थी। तो महीन रजा, आज तुम पूरी मेरी हो, तन मन से मेरी। इसे जैसे दुनिया की हर खुशी मिली थी। इसके हुस्न के नशे में सरशार अब वो सबको मिलने के बाद फिर से इसे ढूंढ रहा था। महा, अब थोड़ा तंग करना तो मेरा भी बनता है। आखिर को बहुत कर्जदार हो तुम मेरी। शरारत से जिगम की आंखें चमक रही थी और बार बार इसे ही तलाश कर रही थी। उस दिल की बेतरतीब होती धड़कन को संभालती वो हॉल के वॉशरूम में आ गई थी। वो कब से तो जीगम के इंतजार में थी और इसको पुप्पो के पास खड़ा देखकर धड़कन थम गई थी। वो शुरू से ही इतना खूबसूरत था कि अब ऐसा हुआ था। मैरून कुर्ता इस पे जच रहा था। कितनी देर तक वो पलक झपक ना पाई थी और फिर तो जीगम ने ऐसे नजरें गाड़ी कि फिर वो नजरें उठा ना सकी। गाल इसकी नजरों की तपश से तपने लगे थे। वो था कि किसी की शर्म ही नहीं थी। फिर सारे फंक्शन में वो खुद को लड़खड़ाने से संभालती ही रही। इसकी नजरों का ताकुब था हर जगह। स्टेज पर सबने जबरदस्ती असद के बाद इन दोनों को बैठा दिया। इसके साथ बैठी तो जीगम की खुशबू इसके दिल में उतरकर अथल पथल मचाने लगी। यूं लग रहा था पलकों पे जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो। सारे कदम जीगम को तंग कर रहे थे तो बार बार इसका कंधा माहा के कंधे से टकरा रहा था। इसकी बेतरतीब धड़कने तब थम सी जाती। जिगम ने इसके मेहंदी लगाई, शोरगुल, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। रात के 2 बजे वापसी की तैयारी शुरू हुई। इन दोनों को जबरदस्ती अकेले एक गाड़ी में बैठा दिया। इसने अशर और असद को इतना कहा कि वो नहीं जाएगी इसके साथ, पर सबने जबरदस्ती बिठा दिया था। पूरी कार में मध्यम सी बस जिगम की खुशबू थी। धीमा सा इंग्लिश म्यूजिक। वो कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी और साथ इसके वो बैठा था जिसको इसने इस पूरे साल में इतना सोचा था कि अब समझ से बाहर था। इसका ख्याल था या हकीकत। कैसी हो, जिगम के अल्फाज ने गाड़ी की खामोशी को तोड़ा। ठीक, बहुत दूर से आवाज आई थी। मैंने तुमसे एक बात करनी है। वो सर झुकाए ताबेदार बीवी की तरह बैठी थी। जिगम ने अपनी हंसी को दबाया। शरारत इसकी आंखों से झलक रही थी। जी करें। आह जी। जिगम का दिल उल्टी उल्टी कलाबाजी खा रहा था। इतनी तमीज ये माहा ही थी या इसके भेस में कोई और। पहले तो मैं अपनी हर ज्यादती, हर इस बात की माफी मांगता हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो, वो बोल रहा था। और माहा का दिल कर रहा था ये रास्ता कभी खत्म ना हो। मैंने इस 1 साल में बहुत सोचा है और मेरे दिल ने फैसला दिया है कि मुझे तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांध के रखने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मेरे साथ रहना गवारा नहीं था, तो मैं इस दफा जाते हुए तुम्हें आजाद करके जाना चाहता हूँ इस जबरदस्ती के रिश्ते से। वो बोल रहा था कि बम फोड़ रहा था। इसके अल्फाज महा के दिल पर खंजर चला रहे थे। दिल कर रहा था जोर जोर से चीख चीख के से बताए कि वो नहीं करती इससे नफरत, कभी कर ही नहीं सकती। इसे समझ नहीं आ रही थी। इसका अंदाज, इसका रवां रवां ये वजाहत दे रहा था कि वो इससे शदीद मोहब्बत करती है। इसे जिगम पर गुस्सा आ रहा था और खुद पे रोना। इसके टप टप आंसू गिरने लगे थे पर बोला नहीं जा रहा था। वो वहां तो नहीं रही थी बदतमीज सी जिसको इसने अपने दिल के तख्त पर अरमानों का ताज पहनाकर बैठा दिया हो। वो इससे अब कैसे बदतमीजी कर सकती थी। माहीन रजा, इकरार तो तुम्हें जुबान से ही करना पड़ेगा। बेशक तुम्हारा रुआं रुआं मेरा असीर होने की मुझे चीख चीख के गवाही दे रहा है, पर क्या ही मजा हो तुम खुद मुझसे कहो ये सब। जिगम इसकी हालत से महसूस हो रहा था। माहा, रो मत यार, देखो मैं समझ सकता हूँ तुमने कितना इंतजार किया इस लम्हे का। तुम फिक्र ना करो, सब घर वालों को मैं समझा लूंगा, तुम रिलैक्स रहो यार।
माहा ने तड़प के इसकी तरफ देखा। दिल किया मुंह नोच ले इस जालिम का, क्या वो इतना ही बुद्धू है? दिल किया स्टेयरिंग पकड़ के घुमा दे, इसके बाल नोच दे, इसके सीने पे छुप के अपनी हर बेचैनी का इजहार कर दे। कार पोर्च में रुकी तो वो तेजी से गाड़ी से उतरी, दरवाजा धमाके से। जीगम ने दोनों हाथ उठाकर डरने की एक्टिंग की और फिर इसका कहका था जो उसकी आंखों में आंसू ले आया था। वो आज बहुत खुश था, दिल से खुश। इसकी हर दुआ रंग ले आई थी। इसने मसरूर होकर सीट के साथ सर टिका दिया। मध्यम सी मौसीकी इसके दिल को तस्कीन दे रही थी। मामा मामा, वो सबा को ढूंढ रही थी जब छोटी ने बताया कि वो ज़ारा बाजी के साथ ऊपर इनके रूम में सोएंगी। वहीं पे हैं, मतलब इनके रूम में भी मेहमान ही सोएंगे। तो कपड़े चेंज करके बाहर निकली तो इसकी कजन्स के सारे बिस्तर इसके रूम में लगे थे और इसी के रूम में इसके सोने की कोई जगह नहीं थी। वो तेजी से ऊपर आई। मामा मैं कहाँ सोऊं अब? वो बच्चों की तरह मुंह फैलाकर कह रही थी। क्या मतलब? तुम जीकम के कमरे में और कहाँ? सबा को इसके बेतुके सवाल पर गुस्सा आ गया। नहीं, मैं इधर नहीं सो सकती, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला जबकि दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। क्यों बेटा? ज़ारा ने परेशान सी शक्ल बनाकर महा की तरफ देखा। ओ पुप्पो, मैंने सोचा कि वो थके हुए आए हैं, आराम कर लें। वो घबरा सी गई थी। ऐसा भी कैसा आराम? तुम चलो जरा मेरे साथ। वो इसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती जीकम के रूम में ले आई। वो सामने रैक्स में अपनी बुक्स चेक कर रहा था, एकदम सीधा हो गया। बेटा तुम्हें कोई मसला है महा के यहाँ सोने से? महा इनको कुछ भी कहने से रोकने के लिए नाकाम कोशिश ही करती रही। नहीं तो मामा, जीगम ने गंदे चुकाए। तो सो जाओ बेटा, ये तुम्हारा ही कमरा है। पुप्पो इसे कहती हुई वापस चली गई। सुनो, तुम आराम से बेड पे लेट जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, आप बेड पे सोए, मुझे कोई मसला नहीं, इसने मदम सी आवाज में कहा। जीगम तकिया उठाकर सोफे पे रखता हुआ एकदम रुका। श्योर? भौंच आते हुए जीगम ने देखा। यस, दिल की धड़कन बेतरतीब थी, आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। ओके, अब वो बेड के दरमियान में तकिया एडजस्ट कर रहा था। महा का दिल किया कुछ उठा के इसके सर पे दे मारे। इसे आज ये तकिए जहर लग रहे थे। वो जीगम की तरफ पीट करके लेट गई। महा के घने बाल तकिए पे बिखरे हुए थे। जीगम ने छत पर घूरना शुरू कर दिया था। दिल तो कर रहा था इसको पास बिठाए, इसे बताए वो इसको कितना याद करता रहा है, अपनी हर बेकरारी के बारे में बयान करे। महा के दिल में उलझन थी, क्या करूं? जीगम को समझ क्यों नहीं आ रही? क्या करूं कि इसको लगे कि अब मैं वैसी नहीं हूँ? इन्हीं सोचों में गुम कभी से नींद आई, खबर ही ना हुई। सुबह इसकी आंख खुली तो वह बेखबर सो रहा था। अब तो तसल्ली से इसे देखने का महा को मौका मिला था। कितना वजीहा चेहरा था इसका, कितनी मासूमियत। बस दिल किया वो यूं ही देखती रहे, इसके सीने पर सर रखे और अपनी सारी बेकरारी बयान कर दे। जीगम की आंख खुली तो इसके बेहद करीब बैठी हुई थी। वो घबरा के उठने लगी तो जीगम ने इसकी कलाई पकड़ ली। क्या कर रही थी? आंखों में शरारत थी। वो कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पलकें भारी हो गई थी, गाल तपने लगे थे। जीगम अचानक उठ के बैठा तो वो इसके इतना करीब था कि इसका दिल एक लम्हे को साकित ही हो गया। कुछ कहना है क्या तुम्हें मुझसे? उसके कानों पे अपनी भारी मीठी जुबान में रस बोल रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। अच्छा, मुझे लगा कुछ कहना तुम्हें। इतना करीब क्यों आ रहा था? महा का बुरा हाल था। छोड़े मुझे। जीगम ने एकदम से हाथ पीछे किया और सीधा हो गया। कल फिर मैं वकील के पास जाता हूँ। दिल फिर इसको तंग करने पे आ गया। क्यों? इसकी जुबान डगमगाई थी। बताया तो था कल रात। वो लापरवाही शो करता हुआ वॉशरूम में घुस गया और इसका दिल बेचैन हो गया। क्या करूं क्या करूं? बच्चों की तरह इसे रोना आ रहा था। शाम को असद की बारात थी। महा चाहती थी वो इतनी प्यारी लगे कि जीगम अपने फैसले को ही भूल जाए। पीच कलर की कलियों वाली फ्रॉक जो पैरों तक जाती थी, इसके चेहरे का रंग भी फ्रॉक जैसा ही हो गया था। आज इसने बालों में कर्ल डाले थे। गुड़िया ही तो लग रही थी। नक तक से वो तैयार हुई थी। वो होशरुबा हुस्न लिए सीढ़ियों में खड़ी थी। वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा था। आह, वो क्या गजब ढा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो लड़खड़ाने से बचा। महा ने जल्दी से मुंह मोड़कर अपनी हंसी रोकी थी। वो आगे बढ़ने लगी थी जब जीगम ने इसे पीछे से पुकारा। महा, दिल बचने लगा था फिर से। जी, वो बड़े प्रेम से मुड़ी। हाय ये जालिम जी, जान ही ले लेता था जीगम की। चलो फिर बैठो जाकर कार में। इसने कीज महा की तरफ बढ़ाई। उड़ा दिए ना होश जीगम हसन। वो दिल ही दिल में खुश हुई। चाबी पकड़कर वो गाड़ी में आकर बैठी। थोड़ी देर तक वो कार में आकर बैठा तो इसके कान को मोबाइल लगा हुआ था। जी जी, वकील अजहर से ही बात करनी है। जी, पेपर्स तैयार करवाने हैं। महा के कान खड़े हो गए थे, दिल धक से रह गया था। माहीन जीगम, आज तो इकरार करना ही पड़ना। आज आपके हुसन ने सबर का दामन खत्म कर दिया है। जीगम ने कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए सोचा। माहीन की हालत तैयार हो गई थी। वो जेरेला मुस्कुराता हुआ कनखियों से महा को देख रहा था। जीगम, फोटो बनवाएं। वो मुस्कुराती हुई जीगम के पास आई। कार में वकील वाली बात सुनने के बाद वो जीगम के साथ बार बार कोई बात कर रही थी। अब वो फोटोग्राफर को लेकर इसके पास पहुंच गई थी। क्यों नहीं? वो मुस्कुराकर इसके साथ खड़ा हो गया था। वो जीगम के करीब होकर खड़ी हो गई थी। जीगम, समझ क्यों नहीं रहा? मुझे इससे प्यार हो गया है। फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैप्चर किया जीगम और इसके सामने पिक की। वो दोनों एक साथ खड़े खड़े ब्लाइन लेने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। सर, ब्यूटीफुल मत चलना। कैमरामैन ने जीगम की तरफ तारीफ करते हुए देखा। इसने बड़ी खुश खड़ी इस मावई हुसन की देवी को देखा। मोहब्बत के समंदर को दिल में छुपाता हुआ वो इसके कान के करीब हुआ। बहुत अच्छी पिक आई है। अलग होने के बाद एक दूसरे की यादगार बना के रखेंगे। परसों मेरी वापसी है। खंजर से दिल छलनी कर रहा था वो महा का। एक्सक्यूज मी सर, जीगम ने मुड़ते हुए कैमरामैन को फिर से आवाज दी। प्लीज यार, इसकी 2 कॉपी डेवलप करना।
हाँ काइंडली। वहां के गले में कांटे चुभने लगे थे। इसने इसने डबडबाती आंखों से इस पत्थर शख्स को देखा। फिर तो था कि रोना थम ही ना रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बाकी सारा फंक्शन खुद को संभाले रही। जीगम के कमरे जीगम के कमरे में कोई नहीं था। वो वापस आते ही वहां घुस गई थी। नीचे घर में बहुत शोर था। वो लोग दुल्हन घर लाए थे। अब असद की और इस न्यूली दुल्हन की रस्में चल रही थी। सबके हंसते गप्पे लगाते असद के साथ छेड़खानी करते। अचानक जीगम को ख्याल आया कि वो कहीं नजर नहीं आ रही। हर कहीं से खोजता हुआ जब वो यहाँ पहुंचा तो वो दारो कितार रो रही थी। वो तड़प के अंदर आया। माहा क्या हुआ? वो उसके करीब खड़ा था। माहा सर नीचे की ये मुसलसल रोए जा रही थी। हुआ क्या है यार, बताओ तो। वो इसका हाथ पकड़ के इसे खड़ा कर रहा था। यार सब मसले हल हो जाएंगे। अभी वो फिक्रा कंप्लीट भी ना कर पाया था कि वो झटके से जीगम के सीने से लगी। प्लीज जीगम ऐसा कुछ मत करें प्लीज। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं नफरत नहीं करती। हिचके में रोते हुए ये सब कह रही थी। जीगम का दिल भंगड़े डाल रहा था और लब मुस्कुरा रहे थे। मुझे पता है ये सब। जीगम ने इसके कान में सरगोशी की। तुम्हें कौन पागल छोड़ रहा है? जीगम अपने होंठों को दबाकर अपनी हंसी रोकते हुए कह रहा था। वे एकदम इससे लग गई और जीगम के सीने पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। अरे अरे, वो कहका लगा रहा था और वो रो रही थी। एकदम से जीगम ने इसका बाजू खींच के इसे अपने करीब किया। इतने अल्फाज तो सारी जिंदगी मेरी रूह को छलनी करने वाले बोलती रही। ये अल्फाज भी तुम्हारे बोले बिना मैं कैसे मान लेता? वो एक हाथ से इसके बालों को इसके चेहरे से हटा रहा था। आह, ये शर्माना। वो कितनी हसीन लग रही थी। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ? मुझे तो खुद खबर नहीं थी। वो इसकी बंद पलकों को अपनी उंगलियों की पोरों से छू रहा था। वो ढह सी रही थी। ऐसा लग रहा था टांगों में जान नहीं रही और वो भी ढेर हो जाएगी। माही, तुमने इस दिन के लिए मुझे माफ कर दिया ना? जीगम ने थोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। जी। वो धड़कते दिल से बस इतना ही कह सकी। वो बेसाख्ता नीचे झुका था इसके चेहरे के बिल्कुल करीब। वो करंट खाकर दूर हुई थी। जीगम ने हाथ की गिरफ्त को मजबूत कर लिया। छोड़े, मुझे नीचे जाना है। महक उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। तुमने छोड़ा था शाम को जब इतना तैयार होकर वार करने सामने आ पहुंची थी? जीगम ने अपनी मधोश आवाज में कहा। वो हल्का सा हंसी थी। जीगम प्लीज हाथ से इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी जबकि दिल धड़क धड़क के पागल हो रहा था। पास आ जाओ शराफत से, वरना मेरी जबरदस्ती जानती हो तुम फिर। वो और शरारती हो रहा था लेकिन इस बात के जिक्र से एकदम वो रुक सा गया। वो जो तनमन इस पे वारने को तैयार खड़ी थी एकदम इसके पीछे होने पर हैरान होकर इसे देखा। अच्छा सुनो, एक बात तुमसे छुपाई मैंने। जीगम के चेहरे पर एक कर्व उतर आया था। तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था जब हम पाकिस्तान आए थे। वो प्यार से इसके गाल को अपने हाथों में लेकर बोला। मैंने सिर्फ तुम्हारी परेशानी की गर्ज से छुपाया। मुझे माफ कर दो। वहां तड़प के इसके सीने से जा लगी। थोड़ी देर यूं ही गुजर गई। बाल बाल इतने लंबे कर लिए। वो इसके बालों को अपने हाथों से सहला रहा था। आपके लिए। महम की घुटी सी आवाज निकली। इसने मुंह जीगम के सीने में छुपाया हुआ था। मेरे लिए। इसे शरारत से महा का मुंह ऊपर किया। ऐसा कैसा इश्क हुआ? मेरी वजह से काट डाले थे और मेरी वजह से बढ़ा लिए। वो मदहोशी में बोले जा रहा था। महा खिलखिला रही थी। एक साल बाद। माही माही वैसे कब से आवाजें दे रहा था। छोटे से साद का रो रो के बुरा हाल था। जी बोले। वो तेजी से दौड़ती हुई आई। शायद किचन में थी। यार चुप करो, ऐसे मुझे नहीं समझ आ रही। वो परेशान खड़ा था। पकड़ाए मुझे। ऐसे पकड़ते कोई छोटे से बच्चे को। माँ के माथे पर बल पड़े थे। इसने साद को जैसे ही पकड़ा वो चुप हो गया। देखा देखा कितना चालाक है ये। तुम्हारे पास आते ही चुप कर गया। वो माँ के पीछे खड़ा था। सामने वॉल पे लगे कदादम आईने में इन तीनों का सरापा था। तो ये था आज का नॉवल। रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का नॉवल? होपफुली आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नॉवल के साथ। अब तक